हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होती है और टिश्यूज़ में कैसे प्रोड्यूस होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फॉर्म में। यहाँ टिश्यूज़ से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका वहाँ पे क्रेब्स साइकिल हो रही है, वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हो रही है एंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि जो ऑक्सीजन है उसको यूज़ किया और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल किया टिश्यू ने। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वीनस ब्लड में मिलती है और वीनस ब्लड से ये फाइनली लंग्स में आके बाहर के एनवायरनमेंट में यानी बाहर की जो एयर में ये एक्सपेल कर दी जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। इस सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वो टिश्यूज़ में सबसे ज़्यादा होता है, फिर वीनस ब्लड में, फिर लंग्स में और फिर ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपेल कर दी जाती है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है कि टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 46 mmHg होता है। 46 mmHg आपका प्रेशर होता है। ये वीनस ब्लड में जो ब्लड है, ब्लड में आपका ये होता है 40 mmHg। पहले तो वीनस ब्लड में ऑलमोस्ट 46 mmHg होता है और इसके बाद जैसे जाएगी तो आर्टेरियल ब्लड में भी आपको पता होना चाहिए। आर्टेरियल ब्लड में ये होता है 40 mmHg। ओके, तो ये आपकी टिश्यूज से विनस ब्लड में, लंग्स में एंड देन एयर में निकल जाती है। और जो 46 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है टिश्यूज लेवल पे और आर्टेल पे 40 mmHg होता है। तो ये आपको सिर्फ दो प्रेशर्स आपको इसके लिए याद रखने हैं। उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ब्लड में लगभग 20 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 टाइम्स मोर सॉल्युबल इन द ब्लड एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन। तो इसमें क्या है कि आपका जो ऑक्सीजन है वो मेनली 99% किस फॉर्म में होता है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का डिसॉल्व का परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दो तरह से जाती है, सेम प्लाज्मा में और आपका ये आरबीसी के अंदर दो तरह से इसका ट्रांसपोर्ट होता है। एक प्लाज्मा में और एक आरबीसी के अंदर। और प्लाज्मा में हो चाहे आरबीसी में हो, ये तीन फॉर्म में होता है। एक डिसॉल्व फॉर्म में यानी कि वो डिसॉल्व हो जाती है प्लाज्मा में भी और आरबीसी के अंदर भी एज कार्बामिनो कंपाउंड्स। वहाँ पे कुछ अमीनो ग्रुप के साथ में मिलके ये कार्बामिनो कंपाउंड्स बनाती हैं एज बाइकार्बोनेट्स। ये बाइकार्बोनेट्स भी बनाती हैं। तो आरबीसी हो या प्लाज्मा हो, दोनों में ही ये तीनों फॉर्म में होती है। हालांकि इनका परसेंटेज प्लाज्मा में और आरबीसी में दोनों में थोड़ा परसेंटेज इन तीनों का थोड़ा सा अलग अलग रहेगा। लेकिन हमें जो याद रखना है हम टोटल याद रख लेते हैं क्योंकि अलग अलग याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। मेनली आपको तीनों चीज़ें परसेंटेज वाइज क्या रहता है, तो डिसॉल्व फॉर्म में जाता है 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द डिसॉल्व फॉर्म, 18% ट्रांसपोर्ट इन द कार्बामिनो कंपाउंड फॉर्म्स एंड 75% is in the form of bicarbonates. ओके, अब इसके लिए हम एक सिंपल डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये है आरबीसी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ तो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में भी जाती है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपकी आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गई। ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और ये बनाएगी H2CO3। इस रिएक्शन के लिए एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। CA का मतलब है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम प्लाज्मा में बहुत ही कम अमाउंट में है, आरबीसी के अंदर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो ये रिएक्शन जो बाइकार्बोनेट बनने की रिएक्शंस हैं, H2CO3 बनने की रिएक्शन है, ये आरबीसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी फास्टर होती है बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नाउ दिस H2CO3 इज डिसोशिएटेड इनटू H आयन प्लस HCO3, H प्लस एंड HCO3, इसमें ये टूट गया। ये जो H आयन है ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके HB, ये HBH बना सकते हैं, HBH।
तो ये जो H आयन है इसको हीमोग्लोबिन बफरिंग कर देता है। सो हीमोग्लोबिन ऑल्सो एक्ट एज बफर। तो ये H आयन हीमोग्लोबिन से HBH में कन्वर्ट होकर इनकी बफरिंग हो जाती है। और ये जो बाइकार्बोनेट है ये क्या करता है, ये आपका यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर होता है, इसको HCO3 माइनस को बाहर भेज दिया जाता है और इसके कंपैरिजन में, इसके अपोजिट में क्लोराइड आयन अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर ये एनायन एक्सचेंजर है, इट इज नोन एज एनायन एक्सचेंजर, क्योंकि ये एक्सचेंज कर रहा है एनायंस को। बाइकार्बोनेट बाहर जा रहा है, क्लोराइड अंदर जा रहा है, ठीक है। एवरी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट आइदर एन बाइकार्बोनेट इंक्रीज इन द सेल और क्लोराइड इंक्रीज इन द सेल। मतलब सेल के अंदर एक कोई ना कोई सॉल्ट इंक्रीज हो रहा है, या तो बाइकार्बोनेट इंक्रीज था, बाइकार्बोनेट बाहर चला गया तो क्लोराइड हो गया इंक्रीज, यानी कि कोई ना कोई एक आयन इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आसपास का पानी है, वाटर होता है, वो आरबीसीज को ले लेती है। जो आसपास से पानी है, वाटर है, वो भी इसको एज अ, बिकॉज यहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है अंदर आरबीसी के, तो ये पानी को भी खींच लेंगी। इसकी वजह से जो आरबीसी का साइज है वो बढ़ जाएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, ये टिश्यू लेवल पे हो रही है। तो टिश्यू लेवल पे जो आरबीसी का साइज है वो हाई हो जाता है, ठीक है। अब टिश्यू के बाद ये कहाँ जाएगी, वेन्स में जाएगी। मतलब क्योंकि ये जो आरबीसी है ये कहाँ पर है, टिश्यू के अंदर तो नहीं है, ये टिश्यू के पास में जो वेन्स है वहां पर है। तो एट द वीनस एंड ऑफ द कैपिलरीज द आरबीसी साइज इज हाई, और इसकी वजह से हेमाटोक्रिट is 3% high, 3% higher as compared to which blood, arterial blood। ये कहाँ पर हो रहा है, वीनस ब्लड में हो रहा है। तो वीनस ब्लड में हिमाटोक्रिट 3% हायर होता है एज कंपेयर टू दिस आर्टेरियल ब्लड। अब हिमाटोक्रिट क्या चीज़ है, हिमाटोक्रिट होता है कि अगर आप एक ट्यूब में ब्लड को ले लें और उसको, ये ब्लड है, और उसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको नाम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, बहुत ज़्यादा रोटेशन पर मिनट पे वो घूमता है। मतलब जैसे एक बॉक्स टाइप समझ लीजिए, उसमें जब इस ट्यूब को रखेंगे तो उसको इतनी तेज घुमा देगा कि सारे पार्टिकल्स को अलग अलग कर देगा। तो जब आप इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये इतना था, अब ये क्या करेगा, ये जो ब्लड वाला पार्ट है इसमें, यानी जो आरबीसी है सारी की सारी, वो नीचे बैठ जाएंगी। तो ये जो है ना रेड दिखाई देगा आपको, क्योंककि सारी की सारी आरबीसी है सिर्फ खाली इसमें। ये वाला जो पार्ट है ये आरबीसी पार्ट है, और ये कितना होता है 45%। तो हिमाटोक्रिट जो है वो जब आरबीसी कॉम्पैक्ट हो गई है एक साथ बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, उसी को हम कहते हैं हिमाटोक्रिट। और यहाँ पे क्या रह गया है, यहाँ पे रह गया है प्लाज्मा। अब आप पूछेंगे डब्ल्यूबीसी कहाँ जाती है, तो डब्ल्यूबीसी इस लेयर पे इकट्ठी हो जाती है। डब्ल्यूबीसी वैसे भी बहुत कम है, बीच में एक लेयर में डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स दोनों ही इकट्ठी हो जाती है। ओके, तो आरबीसी जो है इसको हम बोल रहे हैं हिमाटोक्रिट। ये 45% जो यही हिमाटोक्रिट है। और क्योंकि आरबीसी का साइज जो है वो थोड़ा, क्योंकि इसने वाटर ले लिया वीनस एंड पे, तो ये आरबीसी का साइज फूल गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए अब उतने ही ये जो आरबीसी सेम नंबर आरबीसी, सपोज करो 100 आरबीसी जस्ट फॉर एग्जांपल, वो इतना स्पेस ले रही थी नॉर्मली, अब वो थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई, तो अब वो क्या करेंगी, स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगी, तो हिमाटोक्रिट का क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो वीनस एंड पे हिमाटोक्रिट 3% हायर होता है एज कंपेयर टू आर्टेरियल ब्लड, यानी आर्टरी की साइड में जो ब्लड है वो कम होता है 3%, मतलब उसका हिमाटोक्रिट, और वीनस साइड में ये 3% हाई होता है। एक बात तो आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या रखनी है कि जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर जा रही है, ये क्या कर रही है, ये क्लोराइड को एंटर करा रही है। यानी कि अगर आरबीसी के अंदर आप देखोगे तो आरबीसी के अंदर क्लोराइड इंक्रीज हो रहा है। जो ये क्लोराइड इंक्रीज हो रहा है इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर फिनोमेना, बिकॉज क्लोराइड अंदर इंक्रीज हो गया, इसलिए इसका नाम है क्लोराइड शिफ्ट, या इसका दूसरा नाम है हैम्बर्गर फिनोमेना। इट इज हैम्बर्गर फिनोमेना। तो ये भी वाइवा में पूछा जा सकता है, फिनोमेना, दैट
What is chloride shift or Hamburger phenomena? It is in the carbon dioxide transport and there is an increase in chloride ion inside the RBC. Okay, so one is this one. दूसरा क्या होता है कि जो ये आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, यहाँ पे होते हैं अमाइनो ग्रुप्स RNH2, इट इज RNH2। ये हीमोग्लोबिन में अमीनो ग्रुप होता है, तो ये हीमोग्लोबिन का अमीनो ग्रुप है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। ये क्या करेंगे, इसके साथ में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, RNH को वहीं पे रहने देते हैं और ये जो H है इसके साथ COO ग्रुप मिल जाएगा, COOH हो जाएगा ये, तो COOH। अब ये फाइनली क्या बन गया है, कार्बामीनो कंपाउंड्स। तो ये आपके हो गए कार्बामीनो कंपाउंड्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व फॉर्म में भी जाती है, आपका कार्बामीनो एज अ बाइकार्बोनेट्स भी जाती हैं, जो ये बाइकार्बोनेट्स बन रहे हैं, और कार्बामीनो कंपाउंड्स के फॉर्म में भी जाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद अमाइनो ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड दे मेक, दिस इज अ कार्बामीनो कंपाउंड्स। ये H है यहाँ पे और ये COOH हो गया आपका। तो इस तरीके से ये इंक्रीज होती है। एक इसमें इंपॉर्टेंट है हेल्डन फिनोमेना क्या होता है। जैसे आपने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में पढ़ा है, आपका जो यहाँ पे आप जो वहाँ आपने पढ़ा है बोहर इफेक्ट, जो आपने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में बोहर इफेक्ट पढ़ा है, यहाँ पे हेल्डन इफेक्ट है। तो दोनों इफेक्ट्स आपको जानने जरूरी हैं। अब हेल्डन इफेक्ट क्या कहता है, हेल्डन इफेक्ट सबसे पहले है कि ये कहाँ पर हो रहा है, एट लंग लेवल। जो आपने वहाँ पढ़ा था ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, वो हो रहा था टिश्यू लेवल पे, बोहर्स इफेक्ट। ये कहाँ हो रहा है, लंग लेवल पे हो रहा है। और हेल्डन इफेक्ट क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जो डीऑक्सीजिनेटेड हीमोग्लोबिन है, डीऑक्सीजिनेटेड हीमोग्लोबिन हैज अ हाई एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ होता है, टिश्यू लेवल पे, तो ऑब्वियसली वहां पे एफिनिटी हाई होगी। एक तो ये पॉइंट है, पर ये हेल्डन इफेक्ट नहीं है। हेल्डन इफेक्ट क्या कहता है, इंक्रीज इन ऑक्सीजन बाइंडिंग डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीज ऑक्सीजन बाइंडिंग कहाँ पे होती है, लंग के लेवल पे, वहीं पे तो ऑक्सीजन आ रही है और बाइंड कर रही है। तो उस जगह पे देखा गया है कि भाई ऑक्सीजन बाइंडिंग जब बढ़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी कम हो जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम कम बाइंड करती है। और ऑब्वियसली टिश्यू लेवल पे ज़्यादा बाइंड करती है, लंग लेवल पे कम बाइंड करती है, इसीलिए वो लंग लेवल पे रिलीज हो पाती है। दिस द रीज़न कि वो लंग लेवल पे रिलीज हो पाती है। तो व्हाट इज हेल्डन इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट इज इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज द एफिनिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन की एफिनिटी हाई होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लो होती है। तो ये किस में हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेयर एट लंग लेवल एंड इट गोज टू द एयर फाइनली। ओके, तो इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में मेनली आपको क्या याद रखना है कि ये प्लाज्मा में और आरबीसी में दोनों में ट्रांसपोर्टेड होती हैं और 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती हैं, जिनका परसेंटेज आपको याद रखना है। डिजॉल्व फॉर्म में 7%, कार्बामीनो कंपाउंड्स के फॉर्म में 18% और बाइकार्बोनेट में 75% होती है। ओके, और आरबीसी और प्लाज्मा में बात करेंगे तो प्लाज्मा में 60% ट्रांसपोर्टेड होती है और 40% ये जो ट्रांसपोर्टेड होती है ये आरबीसी में होती है। और अगर आप पर डीएल देखें तो ये डिजिट आपको याद रखनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारी डिजिट्स इसमें दी हुई हैं पर वो बहुत सारी याद नहीं रहती हैं, लेकिन मस्ट टू नो है एरियाज दैट 4 ml पर डीएल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पर डीएल मतलब पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड में, 1 डेसीलीटर ब्लड या फिर 100 ml ब्लड कह सकते हैं, उसमें 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है इन ब्लड में। ट्रांसपोर्ट होती का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट तो ज़्यादा होती है लेकिन जो टिश्यू में मिल जाती है, जैसे टिश्यू को 100 ml ब्लड अगर टिश्यू के पास आए तो वो उसमें से 4 ml
4 ml ऑक्सीजन को रिलीज कर पाता है, मतलब टिश्यू से अगर प्रोड्यूस हुई है, टिश्यू से प्रोड्यूस हुई है, तो टिश्यू में से अगर लंग्स में आ रही है तो 4 ml ऑफ ऑक्सीजन आपकी पर DL ऑफ ब्लड में फाइनली रिलीज हो पाती है उसके थ्रू। ओके, तो ये डिजिट आपको याद रखनी जरूरी है। अब अगर आप इसको परसेंटेज की बात करेंगे तो 60% प्लाज्मा में है, तो प्लाज्मा में अगर आप कैलकुलेट करें तो कितनी हो गई है, इट इज 2.4 ml आपकी किसके फॉर्म में आ रही है, प्लाज्मा में जा रही है। आरबीसी में अगर आप देखोगे तो 40% है, अब आप इसका 40% निकाल लीजिए, ये हो गई 1.6 ml। तो आप 1.6 ml कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में ट्रांसपोर्ट होती है और 2.4 ml आपकी प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होती है। तो आप ये इस तरीके से अलग अलग भी इसको निकाल के लिख सकते हैं। तो ये डिजिट आपको मस्ट टू रिमेंबर है, 4 ml पर DL ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो हैम्बर्गर शिफ्ट, हैम्बर्गर फिनोमेना, क्लोराइड शिफ्ट, why their venous blood has 3% higher, you can say it is 3% higher hematocrit in the venous blood as compared to arterial blood. So the reason is chloride shift or Hamburger phenomena. That is very important to remember in the carbon dioxide transport. So thank you so much.